हेलो गाइस। आज हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ जो कि लक्ष्मीकांत में गिवन है। इसमें हम इसका आर्टिकल देखेंगे, फिर देखेंगे इसे अपॉइंट कौन करता है, फिर देखेंगे इसके मेंबर्स कौन है, इनका टेन्योर क्या होता है, और लास्ट में देखेंगे कि ये रिमूव कैसे होता है। ये सब देखेंगे हम इस वीडियो के थ्रू। शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। जो ट्रिब्यूनल्स हैं ये 323A आर्टिकल के अंडर आती है और ये ऐड हुई थी 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू। ठीक है, इसमें दो आर्टिकल आते हैं 323A, 323B। 323A के अंदर है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स और B के अंदर है ट्रिब्यूनल्स फॉर स्पेशल पर्पस। ठीक है, 323A वाली ट्रिब्यूनल्स कौन बनाता है? पार्लियामेंट बनाती है। और 323B वाली जो ट्रिब्यूनल्स हैं वो बनाता है पार्लियामेंट अलॉन्ग विथ स्टेट लेजिस्लेचर भी बना सकता है। ठीक है, अब एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को अपॉइंट हमारे प्रेसिडेंट ही करता है। ठीक है, प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करता है। उसके बाद देखते हैं इसमें मेंबर्स। तो इसका एक चेयरपर्सन जो होता है उनका टेन्योर होता है या तो 5 ईयर्स या 65 ईयर्स जब अटेंड कर लेंगे, या इन दोनों में से जो अर्लियर हो। ठीक है, या तो 5 साल कंप्लीट कर लें या 65 ईयर्स कंप्लीट कर लें, जो भी पहले हो जाए वो इनका टेन्योर होता है। मेंबर्स का टेन्योर क्या होता है? वो होता है 5 ईयर्स और 62 ईयर्स, मतलब या तो 5 साल पहले कंप्लीट कर लें या 62 ईयर्स पहले कंप्लीट कर लें, जो भी कर लें वो इनका टेन्योर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसका आर्टिकल आपको सबको पता होना चाहिए, आर्टिकल 324 है। ठीक है, और आपको ये भी ध्यान रखना है कि सबसे पहले इसकी क्वालिफिकेशंस जो हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, क्वालिफिकेशन जो है इनके मेंबर्स की वो गिवन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, और एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि एक बार इनका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है, या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बन जाए या उनके मेंबर्स बन जाए, तो ये फर्दर डिबार्ड नहीं है। दे आर नॉट फर्दर डिबार्ड फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, मतलब ये एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपॉइंट कौन करता है? अपॉइंट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट साहब। ठीक है, इन्हें अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट साहब। और उसके बाद इसके मेंबर्स देखते हैं। तो एक इलेक्शन कमिश्नर होता है, आपको पता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और बाकी होते हैं कुछ इलेक्शन कमिश्नर्स। अभी कितने हैं? 2 हैं और एक ही है, तो 3 मेंबर्ड बॉडी है हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इनका टेन्योर आपको पता है 6 ईयर्स और 65 ईयर्स। ठीक है, या 6 ईयर्स अटेंड कर लें या 65 ईयर्स, जो भी पहले हो जाए वो इनका टेन्योर है। और ये चीज़ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है कि नहीं है? ये चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन नहीं है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अब इनका रिमूवल देखते हैं। सबसे पहले ये रिमूव कैसे होता है? तो रिमूव वैसे होते हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज रिमूव होते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जज रिमूव कैसे होते हैं? क्या इनके ग्राउंड्स हैं? ग्राउंड्स हैं प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकेपेसिटी। अब आपको पता होना चाहिए ये जो दोनों टर्म्स जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है कि नहीं है? कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं है। ऐसे तो हमारे ये जो प्रोसीजर है सुप्रीम कोर्ट का जज का, ये है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए। तो बाकी की जो इलेक्शन कमिश्नर है ये 2, ये कैसे रिमूव होंगे? ये रिमूव होंगे ऑन रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, रिमूव करता कौन है? ऑब्वियस सी बात है, प्रेसिडेंट ही करेगा रिमूव। ठीक है, और आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर की पावर जो होती हैं वो ऑलमोस्ट सेम होती हैं। ठीक है, पावर्स इनकी सेम होती हैं। उसके बाद ये जो नंबर हैं, ये 3 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं हमारे पास, ये नंबर क्या कॉन्स्टिट्यूशन ने फिक्स कर रखा है? तो बिल्कुल भी नहीं भाई, ये नंबर कॉन्स्टिट्यूशन ने फिक्स नहीं कर रखा है। ये नंबर डिसाइडेड बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, दिस नंबर इज डिसाइडेड बाय प्रेसिडेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं हम स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स पे। तो इन्हें अपॉइंट कौन करता है? इन्हें अपॉइंट करते हैं हमारे गवर्नर। ठीक है, स्टेट के जो गवर्नर होंगे वो अपॉइंट करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक कैच है, कैच ये है कि इन्हें रिमूव करते हैं प्रेसिडेंट ही। ठीक है, अपॉइंट गवर्नर करते हैं लेकिन रिमूव कौन करते हैं? हमारे प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद इनका देख लेते हैं इनका रिमूवल कैसा है। इनका रिमूवल है जैसे वैसे ही है जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स रिमूव होते हैं, वैसे ये भी रिमूव होता है। ठीक है, या जैसे हाई कोर्ट के जज रिमूव होते हैं वैसे रिमूव होते हैं। हाई कोर्ट के जज भी सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह ही रिमूव होते हैं। ठीक है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकेपेसिटी से। ठीक है, बाकी सब सेम ही वो है इनके
क्राइटेरिया वगैरह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरह। उसके बाद हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारी बॉडी है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसका आर्टिकल आपको याद होना चाहिए, आर्टिकल 315 से लेके 323 तक हमारा यूपीएससी आता है। ठीक है, अपॉइंटमेंट कौन करता है यूपीएससी की? इसके मेंबर्स की प्रेसिडेंट ही करते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की कोई क्वालिफिकेशन मेंशन नहीं है, तो यहाँ पर भी क्वालिफिकेशन मेंशनड है कि नहीं है? यहाँ पर भी क्वालिफिकेशन मेंशनड नहीं है। बस कॉन्स्टिट्यूशन में एक चीज़ लिखा हुआ है कि जो हाफ मेंबर्स होंगे यूपीएससी के, उन्होंने कोई ऑफिस होल्ड करा हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट के अंदर फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स। ठीक है, हमारा 10 मेंबर्स है तो इसमें से 5 मेंबर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सर्विस में होने चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट में सर्विस में होनी चाहिए फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स। ठीक है, उसके बाद देखो इसमें टेन्योर देखते हैं इनका, तो टेन्योर है 6 ईयर्स और 65 ईयर्स विच एवर इज़ अर्लियर। और ध्यान रखना है आपको, ये जो टाइम पीरियड है, ये टेन्योर है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है। आपने पीछे देखा था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में 665 ईयर्स कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन नहीं था। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन नहीं था, लेकिन यूपीएससी की जब बात आती है तो इसमें जो इनका टेन्योर है वो कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है। अब देखते हैं इनका रिमूवल कैसे होता है। तो रिमूव कौन करता है इनको? भी प्रेसिडेंट ही रिमूव करता है। ठीक है, कुछ ग्राउंड्स हैं जैसे इंसॉल्वेंसी, ठीक है, या इन्फर्मिटी ऑफ माइंड एंड बॉडी, ठीक है, या मिसबिहेवियर। ये सब क्या ग्राउंड्स हैं जिससे यूपीएससी के मेंबर्स जो हैं वो रिमूव हो सकते हैं। आपको ये भी ध्यान रखना है, जो यूपीएससी के मेंबर्स हैं, ये मेंबर्स कितने होंगे ये कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी डिफाइंड नहीं है कि कितने मेंबर्स होंगे। वो सब कौन डिटरमाइन करता है? प्रेसिडेंट डिटरमाइन करता है। ठीक है, उसके बाद आपको एक और चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पर जो मेंबर्स हैं, आपको पता है, आपको ध्यान रखना है कि यहाँ जो मेंबर हैं, चेयरमैन, जब चेयरमैन इनके रिटायर होंगे तो ये फर्दर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में काम नहीं कर सकते। ठीक है, दे सीज टू होल्ड द ऑफिस आफ्टर बीइंग अपॉइंटेड चेयरमैन। चेयरमैन एक बार अपॉइंट होगा उसके बाद दोबारा नहीं बन सकते। लेकिन आपको ध्यान रखना है, मेंबर्स जो हैं, मेंबर्स होगा यूपीएससी की, वो चेयरमैन बन सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे, और नेक्स्ट है हमारा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस। सेम आर्टिकल 315 से 323। अपॉइंटमेंट कौन करेगा? अपॉइंटमेंट करेंगे हमारे गवर्नर। लेकिन यहाँ पर भी कैच है, कैच ये है कि इसको रिमूव कौन करेगा? रिमूव करेंगे हमारे प्रेसिडेंट ही। अपॉइंटमेंट कर रहे गवर्नर, रिमूव कौन कर रहा है? हमारे प्रेसिडेंट। ठीक है, इनका टेन्योर देख लो, 6 ईयर्स और 62 विच एवर इज़ अर्लियर। ठीक है, वहाँ 665 था, कहाँ पर? यूपीएससी में 665, यहाँ है 662, और ये 662 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में जो टेन्योर था 665, वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड नहीं था। लेकिन स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है यूपीएससी में, जो टेन्योर गिवन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। रिमूवल तो आपको बता दिया मैंने, कौन करता है? प्रेसिडेंट। तो जैसे यूपीएससी के मेंबर्स रिमूव होते हैं, वैसे ही स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के भी मेंबर्स रिमूव होते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन पे। ये टर्म जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है कि नहीं है? बिल्कुल मेंशन्ड है, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, जॉइंट पब्लिक सर्विस पार्लियामेंट जब चाहे तो बना सकता है। ठीक है, तो वैसे ही होगा, इसका टेन्योर भी 662 होगा। रिमूव कौन करेगा? हमारे प्रेसिडेंट ही करेंगे। ठीक है, इतना ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट हम चलते हैं फाइनेंस कमीशन पे। बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है। आर्टिकल क्या है इसका? 280। आर्टिकल 280 किसका है? फाइनेंस कमीशन का। फाइनेंस कमीशन आपको पता होना चाहिए, हर 5th ईयर कॉन्स्टिट्यूट होती है। कौन करता है? तो प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि फाइनेंस कमीशन को कौन बनाएगा? प्रेसिडेंट फॉर्म करेंगे। इसमें एक चेयरपर्सन होता है, एक चेयरमैन होगा, प्लस 4 मेंबर्स होंगे। ठीक है, इनका टेन्योर क्या होगा? इनका टेन्योर ये गिवन है, जो प्रेसिडेंट जब ये फॉर्म कर रहा होगा ना, तो प्रेसिडेंट अपने ऑर्डर में बता देगा, जो रिटर्न ऑर्डर होगा, कि कितने साल ये होल्ड करेंगे अपना ऑफिस। ठीक है, इसमें 5 मेंबर होते हैं, आपको ध्यान रखना है, इट इज़ अ 5 मेंबर बॉडी। उसके बाद देखो फाइनेंस कमीशन मेंबर्स की क्वालिफिकेशन क्या होगी? क्वालिफिकेशन क्या होगी ये कौन डिसाइड करता है? ये पार्लियामेंट डिसाइड करती है। ठीक है, इट इज़ डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट में क्या बोला है? पार्लियामेंट में बोला है कि ये 4 मेंबर्स हैं। ठीक है, ये 4 मेंबर्स, इसमें एक तो हाई कोर्ट का जज होना चाहिए। ठीक है,
सेकंड मेंबर है, उसकी नॉलेज होनी चाहिए किसमें, फाइनेंस और अकाउंट्स में। थर्ड मेंबर है, वो फाइनेंशियल मैटर्स में साउंड होना चाहिए। और फोर्थ मैटर है, वो एक्सपर्ट होना चाहिए किसमें, इकोनॉमिक्स में। ठीक है। और बच गया हमारे चेयरपर्सन, जो इसका चेयरपर्सन है या चेयरमैन है, वो एक्सपीरियंस होना चाहिए पब्लिक अफेयर्स में। आपको ध्यान रखना है, ये जो क्वालिफिकेशंस दे रहा हूँ मैं, ये जो दिखाई है अभी, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, पार्लियामेंट ने डिसाइड करा है। ठीक है, ये सब ये डिसाइड करा है। और ये कितने मेंबर बॉडी होती है, 5 मेंबर बॉडी होती है हमारी फाइनेंस कमीशन। नेक्स्ट चलते हैं हम जीएसटी काउंसिल पे। कौन से अमेंडमेंट्स आई थी, 101, 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स आए थे 2016 में। आर्टिकल क्या है इसका, 279A है। ठीक है, कौन बनाता है इसको, प्रेसिडेंट, फॉर्मेशन बाय प्रेसिडेंट। इसमें क्या होता है, एक तो इसका चेयरपर्सन होता है, कौन होते हैं वो, फाइनेंस मिनिस्टर हमारे। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो यूनियन मिनिस्टर्स होते हैं। ठीक है, इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू या फाइनेंस। ठीक है, ये होता है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की साइड से। उसके बाद हमारी कुछ स्टेट गवर्नमेंट की साइड से भी होंगे, जैसे मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन। ठीक है, मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन, ये स्टेट गवर्नमेंट की साइड से होंगे। या कोई भी मिनिस्टर जो कि स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेट कर दे, वो आते हैं स्टेट गवर्नमेंट की साइड से। ठीक है, ये लोग मिलके अपना एक वाइस चेयरपर्सन चूज़ करते हैं। चेयरपर्सन तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है ही, इधर से एक वाइस चेयरपर्सन आता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद जीएसटी काउंसिल को कोई भी अगर मान लो कोई डिसीजन है, तो उसमें 3/4 जो है वोट्स पोल होने चाहिए, तभी होगा वो। ठीक है, 75% अप्रूवल चाहिए उसको पास होने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ये फॉर्म कब होती है, ये होती है 65th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1990 से। ठीक है, ये पहले ऐसे हुआ करती थी, नेशनल कमीशन शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, ऐसे करके एक बॉडी हुआ करती थी। ये बनी थी 65th अमेंडमेंट से। ये दोनों बाइफरकेट हो जाती हैं, अलग अलग हो जाती हैं। और ये होता है कब, 89th अमेंडमेंट एक्ट 2003। ठीक है, आर्टिकल आपको याद होना चाहिए, आर्टिकल क्या है इसका, 338। इसको बनाता कौन है, फॉर्मेशन कौन करता है, तो फॉर्मेशन हमारे प्रेसिडेंट ही करते हैं इसको। मैक्सिमम जो अपॉइंटमेंट्स होती है वो सब प्रेसिडेंट ही करते हैं। इसको ध्यान रखना है आपको, ये भी फाइनेंस कमीशन की तरह एक 5 मेंबर बॉडी है। तो एक चेयरपर्सन होगा, उसके बाद वाइस चेयरपर्सन होगा, उसके बाद 3 मेंबर्स होंगे। ठीक है, तो हो गए हमारे 5 मेंबर्स। इनका टेन्योर कितना है, इन सब का टेन्योर है 5 ईयर्स, 3 ईयर्स। इनका टेन्योर है 3 ईयर्स। ये क्या कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन नहीं है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ये टेन्योर जो है ये कौन डिटरमाइन करता है, प्रेसिडेंट डिटरमाइन करता है। तो प्रेसिडेंट ने बोल रखा है कि इनका टेन्योर जो है वो 3 ईयर्स ही होगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि जो ये 5 बोल रखा है कि इट विल बी अ 5 मेंबर बॉडी, ये कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या गिवन नहीं है, टेन्योर गिवन नहीं है, बाकी कितने मेंबर्स होंगे कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब की तरफ। तो वही फॉर्मेशन होता है 65th अमेंडमेंट से, बाइफरकेट होती है 89th अमेंडमेंट एक्ट से। इसका आर्टिकल क्या है, इसका आर्टिकल है 338A। इसे फॉर्म कौन करेगा, तो फॉर्म हमारे प्रेसिडेंट ही करेंगे इसको भी। ठीक है, इसमें ये 5 मेंबर बॉडी होगी, एक चेयरपर्सन होगा, एक वाइस चेयरपर्सन होगा, प्लस 3 मेंबर्स होंगे। और ये 5 जो है कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है। इनका टेन्योर भी 3 ईयर्स होता है। कितना होता है टेन्योर, 3 ईयर्स। ये 3 ईयर्स कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलता है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, ये बैकवर्डनेस कौन सी बैकवर्डनेस, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड। ठीक है, उसके बाद ध्यान रखना आपको, ये बॉडी कब बनती है, तो बनती है 102nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2018। ठीक है, 102वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है ये। इसका आर्टिकल है 338B। हमने देख लिया 338 SCs के लिए, 338A शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, 338B बैकवर्ड क्लासेस के लिए। तो बाकी सब सेम है। फॉर्मेशन कौन करेगा, प्रेसिडेंट। कितने मेंबर होंगे, 5 मेंबर। क्या टेन्योर होगा, 3 ईयर्स टेन्योर होगा। ठीक है, और ये टेन्योर कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन नहीं है, ये 5 मेंबर जो है कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़।
इसका आर्टिकल आपको पता होना चाहिए, आर्टिकल क्या है 350B। ये ऑफिस कब बना था? ये ऑफिस बना था हमारा 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956 में, ठीक है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो साइलेंट है कि इसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, इसका टेन्योर क्या होगा, इसकी सैलरी क्या होगी, ठीक है, सर्विस कंडीशन क्या होगी, इस बारे में कॉन्स्टिट्यूशन कुछ भी नहीं बोलता है। बस ये बोला जाता है कि इसे कौन बनाएगा, इसे बनाएगा हमारे प्रेसिडेंट, ठीक है। बस इतना ही गिवन है, बाकी और कुछ गिवन नहीं है। ये हमारे स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। नेक्स्ट चलते हैं CAG पे, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। आपको ध्यान रखना है इसका आर्टिकल 148। नेक्स्ट देखते हैं, आपको ध्यान ये भी रखना है कि इसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि नहीं है। ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि नहीं है? नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन नहीं है, ये सब क्वालिफिकेशन वगैरह मेंशन नहीं है। इसके बाद CAG को ध्यान रखना है, आपको अपॉइंट कौन करता है? तो अपॉइंट हमारे प्रेसिडेंट ही करते हैं, ठीक है। इसको अपॉइंट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट। उसके बाद ध्यान रखना है आपको, CAG एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिस है। इसकी जो टेन्योर है वो है 6 ईयर्स और 65 ईयर्स, विच एवर इज अर्लियर। ये जो क्राइटेरिया है कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है कि नहीं है? कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन नहीं है। CAG का टेन्योर है कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। इसका रिमूवल अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता होगा। रिमूवल कौन करेगा? रिमूवल प्रेसिडेंट करेगा, लेकिन कैसे? जैसे सेम ग्राउंड्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज, जैसे सुप्रीम कोर्ट जज के रिमूव होते हैं हमारे, वैसे ये भी रिमूव होगा। कैसे? 2/3 प्रेसिडेंट वोटिंग एंड 51% मेंबरशिप ऑफ द हाउस, ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी से पास होगा। ग्राउंड्स क्या होते हैं? प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकेपेसिटी, ठीक है। अगर अभी UPSC में क्वेश्चन आ जाएगा कि प्रेसिडेंट के प्लेजर पे क्या काम करते हैं CAG? नहीं करते हैं भाई, प्लेजर पे काम नहीं करते हैं, ठीक है। CAG का आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये अपनी CAG के अलावा कोई और चीज़ नहीं कर सकते, ठीक है। एक बार अपॉइंट होगा उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट के अंदर कोई भी जॉब नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इनकी जो सैलरीज होंगी, सर्विस कंडीशन होगा, ये सब पार्लियामेंट डिसाइड करता है, ठीक है। पार्लियामेंट डिसाइड करता है, और जब तक डिसाइड नहीं किया हुआ, ये सब कहाँ गिवन है? ये गिवन है 2nd शेड्यूल में, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है CAG के बारे में। CAG जो है वो रिज़ाइन करेगा, ठीक है। किसको रिज़ाइन करेगा? जो अपॉइंट कर रहा है इसी को रिज़ाइन करेगा। किसको? प्रेसिडेंट को, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है प्रेसिडेंट को रिज़ाइन करेंगे हमारे CAG। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पे, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल जल्दी बताओ, आर्टिकल 76। अपॉइंट कौन करेगा? अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। उसके बाद इनकी टर्म्स क्या होगी, कितने साल काम करेंगे, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन नहीं है, ठीक है। उसके बाद कोई भी प्रोसीजर कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन नहीं है कि कैसे रिमूव होंगे। प्रोसीजर ऑफ रिमूवल नॉट गिवन इन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कैसे रिमूव होंगे कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये कुछ प्रिविलेजेस इंजॉय करते हैं, ठीक है। कुछ इम्यूनिटीज़ मिली हुई है उनको, ठीक है। कुछ प्रिविलेजेस हैं, कुछ इम्यूनिटीज़ मिली हुई हैं इनको, ठीक है। और ये सब जैसे MP को होती है ना इम्यूनिटीज़ और प्रिविलेजेस, इनको भी है। MP की प्रिविलेजेस कहाँ पर आती है? आर्टिकल 105 में, ठीक है। AGI की क्वालिफिकेशन बस आपको पता होना चाहिए कि जैसे एक सुप्रीम कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन होती है, वही क्वालिफिकेशन हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की भी होती है, ठीक है। और ये अपना ऑफिस होल्ड करते हैं टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, जब तक प्रेसिडेंट चाहे तब तक, ठीक है। प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट है। उसके बाद नेक्स्ट आपको याद रखना है, अटॉर्नी जनरल हो गया, आपको सॉलिसिटर जनरल भी देख लो। सॉलिसिटर जनरल जो इंडिया के हैं कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नहीं है, बस आपको इतना ध्यान रखना है, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं हम एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया पे, ठीक है। जैसे अटॉर्नी जनरल होता है सेंट्रल लेवल पे, वैसे ही एडवोकेट जनरल होता है कहाँ पर? स्टेट लेवल पे। और इनका आर्टिकल है आर्टिकल 165। इन्हें अपॉइंट कौन करेगा? अपॉइंट करेंगे हमारे गवर्नर, ठीक है। अपॉइंटमेंट कर रहे हैं गवर्नर। तो जैसे अटॉर्नी जनरल का नहीं था टेन्योर वगैरह कुछ कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन, वैसे ही इनका भी नहीं है, ना ही ग्राउंड्स ऑफ रिमूवल मेंशन है, ठीक है। कुछ भी मेंशन नहीं है। उनके बाद आपको बताना चाहिए एडवोकेट जनरल भी एंजॉय करते हैं कुछ इम्यूनिटीज़ और प्रिविलेजेस, जैसे MLA होते हैं स्टेट के, वो एंजॉय करते हैं, वैसे ये भी एंजॉय करते हैं ये सब चीज़ें, ठीक है। क्वालिफिकेशन बस इतना मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में कि इनको जैसे हाई कोर्ट की जज की जो क्वालिफिकेशन होती है वही अटॉर्नी जनरल की एडवोकेट जनरल की क्वालिफिकेशन होंगी, ठीक है।
अटॉर्नी जनरल की होगी जो सुप्रीम कोर्ट की क्वालिफिकेशन है, और एडवोकेट जनरल की होगी जो हाई कोर्ट जज की क्वालिफिकेशन है। उसके बाद और देख लेते हैं कुछ लक्ष्मीकांत में क्या क्या गिवन है। नीति आयोग, ठीक है, नीति आयोग को पता है कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं है, नहीं है। स्टैट्यूटरी है, क्या लॉ से बनी है, तो स्टैट्यूटरी भी नहीं है, ये एक मेजर थिंक टैंक है गवर्नमेंट का, ठीक है। इसके चेयरपर्सन पता होना चाहिए आपको, कौन है इसका चेयरपर्सन, इसका चेयरपर्सन हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इसकी एक गवर्निंग काउंसिल होती है। इस गवर्निंग काउंसिल के कौन कौन मेंबर्स होते हैं, सबसे पहले सीएम जितने स्टेट्स के हैं, उसके बाद चीफ मिनिस्टर जितने भी यूटी के हैं, साथ में लेफ्टिनेंट गवर्नर्स या एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ यूटी, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, इसके चेयरपर्सन गवर्निंग काउंसिल के मेंबर्स होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अब हम नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, NHRC। अब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट खत्म हो चुकी है, अब हम शुरू कर रहे हैं कुछ स्टैट्यूटरी, आज ही पढ़ लेते हैं सारी। देखो भाई, NHRC जो होती है फॉर्म होता है कौन से लॉ से, क्योंकि स्टैट्यूटरी है तो लॉ से बना होगा। लॉ का नाम है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। इस लॉ से ये बनता है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है इसको, इसके कुछ मेंबर्स, ठीक है। ये 6 मेंबर बॉडी है, इसमें एक चेयरपर्सन होता है प्लस 5 अदर मेंबर्स होते हैं, ठीक है। एक चेयरपर्सन 5 मेंबर्स, ये चेयरपर्सन होते हैं या तो ये सर्विंग जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, या रिटायर्ड जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, ये ध्यान रखना है आपको। सॉरी ये या तो सर्विंग CJI होते हैं, सर्विंग या तो सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे या रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, ठीक है। मैं खुद कंफ्यूज हो गया था। तो चेयरपर्सन जो है या तो सर्विंग जज होंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, ये रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इन दोनों में से कोई भी होगा वो चेयरपर्सन बन सकता है। अभी जो 5 मेंबर्स हैं इनमें एक मेंबर या सर्विंग जज होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, ये रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। वैसे ही जो सेकंड मेंबर होगा वो सर्विंग जज होंगे हाई कोर्ट के या रिटायर्ड जज होंगे हाई कोर्ट के। उसके बाद 3 अदर मेंबर्स बच गए। जो 3 अदर मेंबर्स हैं इनमें से इनको सबसे पहले नॉलेज होना चाहिए ह्यूमन राइट्स का, और इन 3 में से एक होनी चाहिए हमारी विमेन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इनका टेन्योर। इनका टेन्योर है 3 ईयर्स या 70 ईयर्स, ठीक है, 3 साल या 70 ईयर्स ऑफ एज विच एवर इज अर्लियर, और इनमें रीअपॉइंटमेंट पॉसिबल है, रीअपॉइंटमेंट पॉसिबल है, ठीक है। उसके बाद इन्हें रिमूव कौन करेगा, तो रिमूव करेंगे हमारे प्रेसिडेंट साहब ही, ठीक है। तो ग्राउंड्स क्या है, इंसॉल्वेंसी आ जाए, ठीक है, या इन्फॉर्मेटी ऑफ बॉडी एंड माइंड, अनसाउंड माइंड आ जाए, या प्रूव्ड मिसबिहेवियर, ये सब चीज़ें ग्राउंड्स हैं रिमूव करने के नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि जो ये मेंबर्स हैं इनका सिलेक्शन कैसे होता है, मेंबर्स का या चेयरपर्सन का। तो सिलेक्शन का एक कमेटी बनती है हमारी, ठीक है, एक कमेटी बनती है, उसमें बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, ठीक है। 6 मेंबर कमेटी बनती है, एक मेंबर होता है उसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उसके बाद आते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा, उसके बाद आता है डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, उसके बाद आता है लीडर ऑफ ओपोजिशन इन राज्यसभा एंड लोकसभा, और उसके बाद आते हैं हमारे होम मिनिस्टर। 6 हो गए। देखो, होम मिनिस्टर एक, लीडर ऑफ ओपोजिशन इन बोथ हाउसेस 2 और 3, 4, 5 और 6। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो 6 मेंबर है इसमें हमारे वाइस प्रेसिडेंट आते हैं नहीं आते हैं, वाइस प्रेसिडेंट नहीं आते हैं, ठीक है, ये वाइस प्रेसिडेंट हमारे नहीं आते हैं। कमेटी वगैरह नहीं पूछेगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नहीं है तो कमेटी नहीं पूछेगा कि कौन कौन रिकमेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो ये भी स्टैट्यूटरी बॉडी है, कैसे फॉर्म होती है, वही प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 से। इसमें एक चेयरपर्सन होता है प्लस 2 अदर मेंबर्स होते हैं। इनका टेन्योर भी होता है 3 ईयर्स और 70 ईयर्स विच एवर इज अर्लियर, रिमूवल बाय प्रेसिडेंट। कौन रिमूव करता है, प्रेसिडेंट रिमूव करता है। जैसे ऑन लाइन्स ऑफ NHRC, जैसे NHRC के मेंबर्स रिमूव होते हैं वैसे ही प्रेसिडेंट SHRC के मेंबर्स को भी रिमूव कर सकता है, ठीक है। इसका जो चेयरपर्सन होगा ये रिटायर्ड CJI होना चाहिए, या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होना चाहिए, या सर्विंग जज ऑफ हाई कोर्ट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये जो 2 मेंबर्स हैं इनमें से एक मेंबर जो होना चाहिए रिटायर्ड, या तो रिटायर्ड जज हो हाई कोर्ट का या डिस्ट्रिक्ट जज का, और सेकंड जो होना चाहिए उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए कि इसमें ह्यूमन राइट्स में एक्सपीरियंस होना चाहिए सेकंड मेंबर का,
ठीक है। उसके बाद HSRC के जो मेंबर्स होते हैं ये क्या कौन अपॉइंट करता है, तो गवर्नर अपॉइंट करता है। अपॉइंट कौन करता है, गवर्नर। रिमूव कौन करेगा, प्रेसिडेंट। ऐसा हम बहुत बार दिख चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इंफॉर्मेशन कमीशन के, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर। ये स्टैट्यूटरी कमीशन है, आपको पता होगा आपको क्या है, स्टैट्यूटरी कमीशन है। इसका जो एक्ट है वो क्या है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। इसके मेंबर्स को कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेंगे। अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। इसमें ध्यान रखना है आपको, इसमें एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है प्लस मैक्सिमम 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो कितने मेंबर बॉडी हो गई है, मैक्सिमम 11, ठीक है। मैक्सिमम 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हो सकते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। कितना हो सकता है, मैक्सिमम 10%। उसके बाद CIC एक्ट में अमेंड हुआ था और यहाँ पर ही बोला गया था कि डे होल्ड ऑफिस, ठीक है, एज प्रिस्क्राइब्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, एज प्रिस्क्राइब्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। जितना सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी उतना ही ईयर्स आपको जॉब करनी है, ठीक है। और ध्यान रखना है आपको, CIC में जितना ही मेंबर्स हैं ये एलिजिबल नहीं है रीअपॉइंटमेंट, इनका रीअपॉइंटमेंट नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद रिमूवल कौन करेगा, आपको पता ही है, प्रेसिडेंट ही रिमूव करेंगे इनको, ठीक है, रिमूव करेंगे प्रेसिडेंट। उसके बाद अगर हम स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन की बात करें तो सेम ही है, 8 एक्ट से बनती है। इनको अपॉइंट कौन करेगा, बस गवर्नर अपॉइंट करेंगे। और रिमूव कौन करेंगे, प्रेसिडेंट रिमूव करेंगे, ठीक है। बाकी सब सही है। एक चीफ स्टेट का इंफॉर्मेशन कमीशन होगा प्लस 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होंगे, मैक्सिमम 10 हो सकते हैं, ठीक है। और इनकी जो मैक्सिमम ईयर्स है, कितने साल तक ये अपॉइंट हो सकते हैं, वो है 65 ईयर्स। उसके बाद ये अपॉइंट नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ये भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये बनी थी CVC एक्ट 2003 में। अब पूछ लेगा कभी कभी कि ये किस कमेटी ने इसको रिकमेंड किया था। आप बताओ किस कमेटी ने रिकमेंड किया था इसको, सोचो। तो इसको रिकमेंड किया था संथनम कमेटी ने। संथनम कमेटी ने रिकमेंड किया था सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। अपॉइंट कौन करता है, अपॉइंट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट ही, ठीक है। इसमें एक सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होता है और 2 विजिलेंस कमिश्नर्स होते हैं, ठीक है। इनका टेन्योर याद रखना है आपको, 4 ईयर्स। ये देखो एक्सेप्शन आ गया अभी, सब या तो 3 ईयर्स थे या 5 ईयर्स थे, यहाँ है 4 ईयर्स। 4 ईयर्स या 65 ईयर्स, जो भी अर्लियर है वो इनका टेन्योर होता है, ठीक है। रिमूवल क्या है इनका, वही रिमूवल कौन करेंगे, प्रेसिडेंट ही हमारे रिमूव करेंगे इनको, ठीक है। और इनका जो रिमूवल है वो कैसे होगा, जैसे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स का होता है वैसे इनका भी रिमूवल होगा, ठीक है। संथनम कमेटी कब आई थी, 1964 में, इतना पता होना चाहिए आपको, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कुछ बचे तो नहीं है वैसे, मैक्सिमम हमने कवर ही कर लिया है, ठीक है। तो देखते हैं आज हमने क्या क्या पढ़ा। देखो भाई, हमने सबसे पहले पढ़ा ट्रिब्यूनल्स, फिर पढ़ा इलेक्शन कमिश्नर्स, उसके बाद पढ़ा हमने स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स, फिर पढ़ा UPSC SPSC पढ़ा, ठीक है। फिर पढ़ा हमने GPSC भी। उसके बाद पढ़ा हमने फाइनेंस कमीशन, ठीक है। फिर पढ़ा हमने GST काउंसिल, ठीक है। फिर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। फिर हमने पढ़ा CAG, फिर पढ़ा अटॉर्नी जनरल, फिर पढ़ा सॉलिसिटर जनरल, फिर पढ़ा एडवोकेट जनरल। नेक्स्ट आए हम पहुँचे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन पे, फिर हमने पढ़ा स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, फिर हमने देखा सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स, स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स, CVC, ठीक है। और ये हो गए हमारे सारे कंप्लीट, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।